हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें बीपीएससी यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। थर्ड प्रैक्टिस सेट का ये फ्रेंड्स थर्ड पार्ट है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी टीचर्स एग्जाम क्रैक सीरीज। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आंसर मैं हमेशा आपसे कहती हूँ फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर लेवल ही हो। इसमें अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में फ्रेंड्स आपका जो है 70 प्रश्न कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो 70 क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए हैं उसमें आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 71 क्वेश्चन नंबर है। 71 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही क्षय होने से। ठीक है, क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिगरेट का टुकड़ा, सॉरी एक सेकंड, ओ हाँ, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका सिगरेट का टुकड़ा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका चमड़े का जूता, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है फोटो फिल्म, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात हो रही सबसे अधिक समय लगता है क्षय होने में। तो क्षय यानी कि फ्रेंड्स जो मृदा अपरदन आपका होता है, मिट्टी में सबसे जल्दी क्या चीज़ जो होती है वो क्षय हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 1960 में तैयार किया गया जो मानव निर्मित प्लास्टिक, ठीक है, जो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जो प्लास्टिक का यूज करते हैं हम लोग, वो कब से इसको तैयार किया गया, कब इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो 1960 में तैयार किया गया था जो मानव निर्मित प्लास्टिक अब मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। क्योंकि क्या होता है ना, किंतु समय ही इसकी गुणवत्ता की टिकाऊपन ही विश्व भर में पर्यावरणविदों की चिंता का विषय बना हुआ है। प्लास्टिक जो है फ्रेंड्स वो मिट्टी में 300 वर्ष तक रहता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इसका जो है सबसे खतरनाक निपटान होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, डायोक्सिन और फुरांस जैसे जहरीले विषाक्त उत्पादक जो होते हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है व्यक्तियों को अस्थमा आदि के पीड़ित लोगों के लिए श्वास आदि से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो सिगरेट का टुकड़ा होता है, चमड़े का जूता होता है, फोटो फिल्म होती है, ये सभी चीज़ें जो है फ्रेंड्स वो आपकी मिट्टी में बहुत ही जल्दी अपक्षय हो जाती हैं। लेकिन जो आपका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक 300 वर्षों से अधिक भी अगर उसको ज़मीन के अंदर रखा जाए, मिट्टी के अंदर, मृदा पर्दन के अंदर, तो जो प्लास्टिक होती है वो 300 वर्ष तक भी प्लास्टिक जो होता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको जलाते हैं तो जलाने में क्या होता है, बहुत सी जहरीली विषाक्त जो है वातावरण में फैल जाता है उसका धुआं, जिससे क्या होती है खतरनाक बीमारियां होती हैं, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अस्थमा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए आपको जो है 71 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। तो देखिए 72 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। दिया गया है प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका सुमेलित करना है। यहाँ पे प्रदूषण दिया गया है और उससे क्या क्या जो आपकी बॉडी पार्ट है क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, थर्ड दिया गया है धूल के कण, डी दिया गया है सीसा। तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, मैचिंग करना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है नीचे आपका, ये देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे कूट भी दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा, ए बी सी यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, उसके बाद डी ई दिया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके शरीर का कौन सा पार्ट जो है इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका लीवर और किडनी जो होता है इसको क्षति पहुंचती, ये इफेक्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आपको कैंसर जैसा रोग हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया धूल कण। देखिए जैसे अगर आप लोग जानते हैं अगर आंधी वगैरह आती है तो क्या होता है, आपको सांस लेने में संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होता है। तो धूल के कण से आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, श्वास संबंधित रोग। नेक्स्ट आपका डी दिया गया है सीसा। सीसा से क्या होता है फ्रेंड्स, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या मैंने आपको बताया, लीवर और किडनी की क्षति होती है।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है, और धूल के कण से श्वास संबंधित रोग होता है। और अगर हम बात करें सीसा से, तो सीसा से जो है फ्रेंड्स, इससे केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रभावित होता है। ओके, कंफर्म हुआ आप सभी को? इसमें जो आपको ऑप्शन जो है सभी का मैचिंग आपको जो है करेक्ट है। इसमें सी वाला ऑप्शन जो है आपको इसमें करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? करेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 73 क्वेश्चन नंबर में कहा क्वेश्चन पूछा गया है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स जो है फ्रेंड्स कैसे बनाए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वाहनों के गति नियंत्रण के लिए। सेकंड कह रहा है वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूरो नॉर्म्स जो है वो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जो आपको मैं बता दूं, ये इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो वाहनों से निकलने वाले धुएं होते हैं ना, वाहनों से जो आपका जो ट्रेन बस चल रही है, आपकी गाड़ी मोटर वाहन जो चल रहे हैं, ये जो वाहन होते हैं, 2 पहिया 4 पहिया जो भी वाहन है आपके, ये वाहनों से जो निकलने वाले धुएं होते हैं, उनसे होने वाले प्रदूषक पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय समुदाय के देश ने जो मानदंड निर्धारित किए हैं उन्हें यूरो मानदंड कहा जाता है। अब देखिए, यूरो मानदंड जैसे फर्स्ट हो गया और मानदंड यूरो सेकंड हो गया, तो मानदंडों के मुकाबले उदार है। ठीक है, यूरो फर्स्ट में 3 और यूरो सेकंड में 4 तरह के प्रदूषणकारी तत्वों की बात है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड वाष्पशील उत्सर्जन और धूल कड़ी जो होते हैं, ये रूपी तत्व पार्टिकुलेट धूल कण संबंधित मानदंड जैसे कि यूरो सेकंड के तहत आने वाली जो डीजल वाहनों के बारे में ही बात होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है कि देखिए इन प्रदूषणकारी तत्वों को ग्राम प्रति किलोमीटर की इकाई से मापा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बनता है कि वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है उसको हम किस प्रकार से मापते हैं, तो उसको ग्राम प्रति किलोमीटर के मापन से मापा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है प्रदूषणकारी तत्वों को मापने की? तो ग्राम प्रति किलोमीटर होती है। ठीक है, और यूरो फर्स्ट और यूरो सेकंड जो है, ये दोनों देशों में सीमा रहित ईंधन का उपयोग अनिवार्य है। दोनों में वाहन जो है ये ड्यूरेबिलिटी 80,000 किलोमीटर निर्धारित है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा सी वाला आंसर है, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? समझ में आ गया यूरो नॉर्म्स क्या है? इससे जो है फ्रेंड्स क्या है, वाहनों से निकलने वाली जो हानिप्रद गैस होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मीथेन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही प्रदूषण नहीं होता है, तो देखिए जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्या उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो जलवाष्प होता है ना ट्रोपोस्फियर में, वो 36 से 72% होता है। ठीक है, 36 से 72% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रोपोस्फियर में मैं आपको बता रही हूँ, ट्रोपोस्फियर में 9 to 26% होता है। मेथेन कितना पाया जाता है? तो मेथेन जो है फ्रेंड्स 4 to 9% पाया जाता है। ओजोन जो है वो 3.7% पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 75 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है 75। यहाँ पे बात हो रही है निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है।
फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क अभ्यारण्य कहाँ पर सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, जो भारत के मध्य प्रदेश है ना, एमपी राज्य में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 25 अभ्यारण्य हैं। ओके, सबसे अधिक कहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया एमपी आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन आपका ये करेक्ट रहेगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो देखिए कृषि करने की यहाँ पे बात हो रही है ना, कृषि करने की जो प्रक्रिया होती है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, सेकंड कह रहा है ग्लास हाउस में पौधा उगाना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिफ्टिंग खेती, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? कौन सी कृषि जो है करने के लिए पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती, कौन सी प्रोसेस? ठीक है, तो इसमें आपको जो फ्रेंड से प्रोसेस जाएगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो उपज के लिए आपको यहाँ बात हो रही, ठीक है। तो देखिए जो जैविक खेती होती है ना, जैविक खेती या फिर जीवाश्म खेती होती है जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। ठीक है, किस में सहायक होती है? पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, क्योंकि जैविक खेती एक ऐसी खेती होती है जो हमारी मिट्टी व जलवायु के अनुसार हो और उपलब्ध संसाधनों द्वारा हो, जिससे क्या हो, जिससे सभी आदानों का संतुलन प्रयोग कर सदुपयोग हो ताकि वे लंबे समय तक उपलब्ध हो सके, वह पर्यावरण संतुलन और सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कोई भी आंसर जो है आपका करेक्ट नहीं होगा, इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग, ई वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? 77 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 77 क्वेश्चन नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा। नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है कि विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, हेरिटेज साइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्बेट नेशनल पार्क, सेकंड कह रहा है नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राजाजी नेशनल पार्क, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया बात हो रही है और एक सेकंड, हाँ बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में जैसा कि नंदा देवी जीव मंडल जो है रिजर्व, ठीक है, जीव मंडल रिजर्व जो है 1988 उत्तराखंड सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए और भी बहुत से जो है विश्व विरासत हैं जिसके नाम जो है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसकी जो है एक मैं छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको सभी पूरा समझा दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं विश्व धरोहर क्या क्या होती हैं। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में क्या क्या चीज़ों को मतलब किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ तो मैंने आपको जो बताया नंदा देवी मंडल रिजर्व जो है, ठीक है, नंदा देवी रिजर्व मंडल जो मैंने आपको बताया ये कहाँ पे मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया उत्तराखंड में। कब इसको सम्मिलित किया गया था? तो 1928 ईस्वी में। तो इसमें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पे है? तो अजंता की जो फ्रेंड्स गुफाएं हैं ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ताजमहल आगरा जो है, ये जो ताजमहल और आगरा है ये भी विश्व विरासत स्थल है जो कि आपको उत्तर प्रदेश में संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से। ओके, और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, कंफर्म सभी को? तो इसकी मैं एक नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं और उनसे राज्य किस राज्य में वो हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ इसके आगे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और देखिए उत्तराखंड की यहाँ पे बात हुई है ना, जैसे नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व जो आपका उत्तराखंड में है, ऐसे ही आपको फूलों की घाटी जो है वो भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी तो वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है?
तो देखिए 78 क्वेश्चन नंबर में बात हो रही है निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। ठीक है, वैश्विक ताप के असर को इंगित करने की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हिमालय का पिघलना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सागरीय तल में उत्थान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मौसमी दशाओं में परिवर्तन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। ठीक है, वैश्विक तापमान के असर को इंगित करता है। ठीक है, यहाँ पे इंगित करने की बात हो रही है। तो देखिए नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, इसका उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए आपका जो फर्स्ट दिया गया है कूट क्या क्या दिया गया है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं सही। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो वैश्विक तापन के प्रभाव से बहुत सी स्थितियां जो है वो पैदा होती। कौन कौन सी स्थितियां पैदा होती, जैसे मैं आपको बता दूं, पहली हिमानी का पिघलना, दूसरा आपका सागरीय तल का ऊपर उठना, तीसरा आपका होता है मौसमी दशाओं में परिवर्तन, और चौथा आपका जो होता है वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो कि आपको एक भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल का ऊपर उठना, यहाँ पे क्या दिया गया, उद्यान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन दिया गया ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। यहाँ पे आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 79 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है, क्या पूछा गया, जंगली गधों का जो है अभ्यारण्य कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यूपी में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आसाम में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गुजरात में, एंड डी ई ऑप्शन जो कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, आप में से अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर बताइए करिए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है करेक्ट था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वो आपका है गुजरात में। ठीक है, आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, गुजरात में है जंगली गधों का अभ्यारण्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूनेस्को के ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। तो यूनेस्को ने जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किसको प्रदान की है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नीलगिरी जैव मंडल को, सेकंड कह रहा है नंदा देवी जैव मंडल को, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मानस जैव मंडल को, और फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है सिंपली पाल जैव मंडल को। और नीचे देखिए फ्रेंड्स कुछ कूट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है पहला दूसरा सही है, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है पहला तीसरा सही है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, और डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने भारत के निम्न अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। कौन कौन से अभ्यारण्य जिसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, तो पहला देखिए मैं आपको नंदा देवी जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दूसरा इन्होंने बताया है नीलगिरी जो कि आपका तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड भी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका दिया गया है सुंदरवन जो है ये आपका बंगाल में है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। चौथा इन्होंने बताया मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। पांचवा इन्होंने बताया है सिंपली पाल। ठीक है, सिंपली पाल देखिए चौथा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, इसमें आपका सिंपली पाल भी करेक्ट रहेगा जो कि आपका उड़ीसा में है। छठवां इन्होंने नोकरेक बताया है जो कि मेघालय में है। सातवां इन्होंने पंचमढ़ी बताया है जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतने विश्व धरोहर हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की गई है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो होगा पहला और दूसरा करेक्ट है। तो आपको इसमें जो कूट दिया गया है, कूट में आपका जो है पहला दूसरा यहाँ पे ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है सिंपली पाल, सेकंड कह रहा है सुंदरवन, तीसरा कह रहा है मन्नार की खाड़ी, और डी ई ऑप्शन आप लोग ऊपर से देख लीजिए। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य में जो विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने इसमें आपको सिंपली पाल यानी कि सुंदरवन जो है और मन्नार की खाड़ी, इन सभी का मैंने आपको क्या है नाम लिया था। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिंपली पाल। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका
इनकरेक्ट है, ठीक है, सही है। यहाँ पे आपका ये है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलें आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 62 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 62 क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बंगलोर, सेकंड कह रहा है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन कह रहा है दिल्ली, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा दिल्ली, क्योंकि देखिए भारत के दिल्ली महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यानी कि दिल्ली आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, सभी को समझ में आ गया। अभी तक फ्रेंड जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका 83 क्वेश्चन नंबर है। 83 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो CO2 का जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक उत्पादन योगदान करने वाला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है चीन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जापान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रूस, एंड डी ई ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर जो है करेक्ट रहेगा। CO2 के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, किसी को पता है आप में से। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बन का उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे अधिक योगदान जो करते हैं वो करता है कौन, आपका अमेरिका राज्य, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके पश्चात जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे चीन का स्थान आता है। चीन का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन उत्सर्जन में अंश है वो 42% है, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को। फर्स्ट नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, सेकंड नंबर पे चीन आता है। ओके, कंफर्म हुआ। सेकंड नंबर पे अगर पूछेगा सबसे अधिक यहाँ पे बात हुई ना, तो सबसे अधिक जो है अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पे चीन करता है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 84 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अनुवांशिक आत्मसातकरण, सेकंड कह रहा है परभक्षियों का नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका प्राकृतिक वास का विनाश, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित इन सभी में से कौन सा ऐसा कारक है जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है आपका नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक का विनाश, प्राकृतिक वास का विनाश, ठीक है। इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 85 क्वेश्चन नंबर में फ्रेंड्स पूछा गया है सही युग्म के चुनिए। एलोरा कंदराएं कहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है साका, एलोरा कंदराएं साका। सेकंड कह रहा है महाबलीपुरम जो है राष्ट्रकूट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मीनाक्षी मंदिर पल्लव में है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट रहेगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए जो एलोरा की गुफाओं का निर्माण है वो किसने करवाया था, वो करवाया था फ्रेंड्स आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपका ये ऑप्शन इस करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो राष्ट्रकूटों के शासन काल में हुआ था और जो औरंगाबाद से 14 मील दूर था, ठीक है। जो राष्ट्रकूट का जो एलोरा की गुफाएं थी वो कहाँ से, औरंगाबाद से 14 किलोमीटर दूर थी। और यहाँ की जो गुफाएं थी फ्रेंड्स, वहाँ की जो गुफाएं थी वो बौद्ध, हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित थी। अब नेक्स्ट आपका आता है महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई से 40 मीटर दूर समुद्र तट पर स्थित था, ठीक है। कहाँ से, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर, 40 मील दूर, सॉरी फिर किलोमीटर में बोले, 40 मील दूर समुद्र तट स्थित है, जहां पर 7वीं सदी में पल्लव नरेशों द्वारा सप्तरथ नामक विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मीनाक्षी मंदिर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है फ्रेंड्स पांडव ने करवाए थे, ना कि पल्लव ने, ठीक है। तो पांडव जो है पांडव शासकों द्वारा तमिलनाडु के समुद्र तट पर कराया गया था और खजुराहो का जो संबंध है वो चंदेल नरेश से था,
जहां पर उन्होंने 25 विशालकाय प्रस्ताव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसका विकास क्या हुआ था 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक हुआ था। ठीक है, तो कंफर्म हुआ सभी को, इसका जो है ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने? पांडवों ने करवाया था। एलोरा की जो गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और जो महाबलीपुरम जो है ये आपका चेन्नई से 40 मील दूर स्थित है और जो है पल्लव नरेशों द्वारा ये सप्तरथ नामक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ था, मीनाक्षी मंदिर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, अब यहाँ तक जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया है आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, 86 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन कह रहा है शेरों के लिए, सेकंड कह रहा है चित्तीदार हिरणों के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाघों के लिए, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से अगर आप लोगों को पता है पेरियार अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आगे 87 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 87 क्वेश्चन नंबर पे बात हो रही है कि सूची फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड्स को सुमेलित करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर आपको करना है। तो कह रहा है कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया गया है कूट वर्ड आपके, आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा। नीलगिरी जो है वो आपका यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, डी ई ऑप्शन भी इसमें आपका है, उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए नीलगिरी जो है। नेक्स्ट दिया गया नंदा देवी, जीवमंडल की यहाँ बात हो रही है और स्थापना वर्ष की यहाँ पूछा जा रहा है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। सुंदरवन जो है जीवमंडल स्थल, फिर है आपका कंचनजंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो नीलगिरी है, नीलगिरी आपका जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो यहाँ पे आपको 1986 दिख गया। सेकंड आपका आता है नंदा देवी। नंदा देवी जो है, नंदा देवी जीवमंडल जो है इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1988, आपको यहाँ पे मिल गया। थर्ड आपका आता है सुंदरवन। सुंदरवन की जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1989 में। ठीक है, आपको तीसरा मिल गया। चौथा आपका कंचनजंगा, आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन है, तो आपका इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला, दूसरा, सॉरी फ्रेंड्स अपोजिट चल रहा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट चले हम लोग। नीलगिरी जो है जीवमंडल मैंने आपको बताया ना कहाँ पे है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए नीलगिरी जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 जो है आपका आपके सामने आ गया है। यहाँ तक सभी को आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। 88 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2000 में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2001 में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2004 में, डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, आप लोगों को अगर पता है तो बताइए झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं झारखंड को एक नया राज्य बिहार के दक्षिण प्रांतों को मिला करके 15 नवंबर 2000 में बनाया गया था और यह जो है अब यह राज्य की दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका 15 नवंबर 2000 जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2000 सन केवल पूछा गया है, तो मैंने आपको बता दिया डेट भी 15 नवंबर 2000 में जो है बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 89 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 88 क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे 89 जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा पटना से, सेकंड कह रहा बांका से, थर्ड कह रहा मधेपुरा से, डी ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ बात हो रही है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूं जब कोरोना वायरस आया था जिस टाइम पे, ठीक है 2020 यहाँ बात हो रही, ठीक है 2020 की बात हो रही, तो कोरोना काल चल रहा था उस टाइम। तो कोरोना वायरस की वजह से देश के जो प्रवासी थे मजदूर श्रमिक को काफी ज्यादा असुविधाएं हुई थी और इस असुविधा को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून को बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी। और यह जो कहाँ से शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स? बिहार के खगड़िया जिले के
बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। कहाँ से मैंने बताया, बिहार के खगड़िया जिले से बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू की गई थी। तो इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो ये जो योजना 2020 में स्टार्ट की गई थी, तो इस टाइम पे पीएम मोदी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री जो है माननीय आपके पीएम मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है। और सभी से फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो देखिए 90 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात हो रही है जो 50 से अधिक देशों द्वारा, ठीक है, 50 से अधिक देशों का जो समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका 21 मार्च 1994, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 21 मई 1995, 21 जून 1996 को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मौसम परिवर्तन समझौता है वो 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या होता है, इस समझौते में विश्व के 50 देशों से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, काफी अच्छा मैथ का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए वृत्त की परिधि का जो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता है, 2πr होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 22/7 होता है, और आर का मान यहाँ पे दिया गया है, त्रिज्या का कितना, 7 दिया गया है। तो इसी फॉर्मूले में आपको रख के सॉल्व करना है। तो देखिए 7 से यहाँ पे ये 7 कट जाएगा, तो 22 दूना क्या हो जाएगा, 44। तो 44 सेंटीमीटर फ्रेंड्स आप सभी को जो है कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, कितना इजी सवाल था, इससे आपको 1 नंबर प्लस हो जाएंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, मैथ का ही क्वेश्चन है। केवल क्या आपको पता रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक मैं वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं आपको मैथ के सारे फॉर्मूले करा दूंगी। ओके, तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो कितना इजी क्वेश्चन था, 2πr मैंने वृत्त की परिधि लिख दी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि इज इक्वल टू कितना हुआ, 2πr। 2 फिर नीचे आपने वैसे ही 2 लिख दिया, पाई का मान लिख दिया 22/7, आर का मान यहाँ पे आपको 7 दिया गया है। तो फिर आपने क्या किया, 7 को 7 से काट दिया, 22 दूना 44 हो गया। इतना मैथमेटिक आप लोग कर लेंगे। तो 44 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आ गया आंसर। ओके, इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है, मतलब आधे गोले का आयतन की बात हो रही है। तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया गया है 89.83। ठीक है, 89.83 दिया गया है। तो अर्धगोले का आयतन कितना बताया गया, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2/3। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हाँ एक सेकंड देखिए, 2/3। ठीक है, और इसके बाद 22/7 पाई का मान मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आर क्यूब है। ठीक है, आर क्यूब, और इसके इज इक्वल टू में आप लिख लीजिएगा कितना, 89.83। ठीक है, आप लोग साथ में करते चलिए। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड होता तो मैं बोर्ड में आपको काफी अच्छे समझा देती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आर का मान पता करना है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो गुणा होता है उसका गुणा कर लेंगे तो आपका आर का मान जो है 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, कंफर्म हुआ सभी से। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर रीजनिंग पढ़नी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको अगर रीजनिंग पढ़नी तो मैं रीजनिंग भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, रीजनिंग काफी मेरी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलती हूँ। आज की क्लास कैसी लगी, और आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराया है, सभी क्वेश्चन आंसर, कितने क्वेश्चन आंसर आप सभी को पहले से आते थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप लोगों का जो स्कोर है मुझे पता चलेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।